हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी हुई है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। मैं सीधा एक्सप्लेन करना शुरू करूँगा। ओके, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट, या जिसका दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है? जब हम दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट को क्रॉस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। पिछली बार हमने डॉट प्रोडक्ट यूज किया था, यहाँ पर क्रॉस की जगह डॉट सिंबल यूज किया था। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे क्रॉस, दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। क्लियर? दोबारा से बोलेंगे, ए क्रॉस बी या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब इसका जो रिजल्ट आता है, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तभी हम इसका दूसरा नाम रखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट जिसमें दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद, उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद जो नई क्वांटिटी आती है, दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये है, ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है? हमने ए डॉट बी कितना लिखा था बेटा? ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए क्रॉस बी की बात हो रही है, इसकी वैल्यू आती है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ध्यान से समझो, ये जो सेक्शन है ए बी साइन थीटा, दिस इज प्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी एंड एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम ही डायरेक्शन बताना होता है, तो एन कैप गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एन कैप की डायरेक्शन क्या है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एन कैप की डायरेक्शन को हम बताते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। दो रूल्स होते हैं, राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल। वी विल फोकस ऑन राइट हैंड थंब रूल। तो एक बार डेफिनेशन देख लें। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज ए वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू product of magnitude of two vectors and sine of the angle between them and their direction, and the direction is given by right hand thumb rule। डायरेक्शन होती किस तरफ है इसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगा। इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। बट बिफोर दैट, हम लोग परपेंडिकुलर वर्ड को समझने से पहले हम लोग पहले समझेंगे राइट हैंड थंब रूल। मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। क्लियर? मुझे इनका फाइंड आउट करना है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है? आई नीड ए क्रॉस बी। देखो बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट में ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वेक्टर पहले लिखा गया है, ए पहले लिखा गया या बाद में, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। तो हमने क्या लिखा? ए क्रॉस बी। अपने राइट हैंड की पाम को, हाथ को स्ट्रेच कर लो, ठीक है? इस तरीके से स्ट्रेच करना है कि आपकी पाम, ये पूरा हाथ और ये थंब आपस में 90 डिग्री पे हो जाए, ठीक है? पूरा स्ट्रेच कर लो, जितना जोर लगा सकते हो। दिस एंगल शुड लुक लाइक 90 डिग्री। अब अपने हाथ को, अभी नहीं करना, सुन लो, अपने हाथ की फिंगर्स को कर्ल करना है, ठीक है? मुट्ठी को बंद करना है। किस तरफ? जो वेक्टर पहले लिखा है उस वेक्टर से शुरू होकर दूसरे वेक्टर की तरफ। देखो ऐसे, ये मैंने अपने हाथ को क्या कर रखा है? स्ट्रेच कर रखा है, सच दैट थंब इज परपेंडिकुलर टू पाम, हाथ के परपेंडिकुलर है, ठीक है? और मैंने अपने यहाँ पे रखा हाथ और ए से बी की तरफ मुट्ठी को बंद किया। ए वेक्टर कौन सा था? जो वेक्टर पहले लिखा हुआ है, ए से बी की तरफ मुट्ठी को बंद किया, तो जो थंब की डायरेक्शन आ जाएगी, दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ एन कैप, यानी कि दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी।
इस एग्जाम्पल में हमने ए क्रॉस बी लिया, हमारे थंब की डायरेक्शन आ गई आउटवर्ड। अगर मैं इसे पेन से रिप्रेजेंट करूं तो ये डायरेक्शन हमारे पास आ गई यूनिट वेक्टर एन कैप की। दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी या एन कैप। ध्यान से देखो बेटा, ये जो वेक्टर आया क्या इस प्लेन की परपेंडिकुलर है? कौन सा प्लेन? अ प्लेन कंटेनिंग बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। क्लियर? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एन कैप, या आप कह लो कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू plane containing vector a and b, perpendicular to plane containing vector a and b। जिस प्लेन में a and b लाई करते हैं, इस केस में ये बोर्ड का प्लेन है, आप इसको xy प्लेन कह सकते हो। तो xy प्लेन में ये वेक्टर्स लाई करते हैं, तो जो a क्रॉस b है या n कैप है वो xy के परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि z एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। क्लियर? आप ये भी कह सकते हो n कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एज वेल एज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b एंड एट द सेम टाइम n कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a प्लस b या a माइनस b भी लिखा जा सकता है। ये थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप लोग इसको लिख लीजिए। n कैप इज परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी आल्सो। एक्चुअली इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए स्पेशल बता रहा हूँ। हमने क्या लिखा है? n कैप है इस तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब डायग्राम देखो, ये रहा वेक्टर a है अलोंग x एक्सिस और n कैप है अलोंग z एक्सिस, तो नेचुरली इन दोनों में एंगल होगा 90 डिग्री। यानी कि मैं कह सकता हूँ n कैप एंड a वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक वेक्टर लेता हूँ n कैप विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, तब b कैप और n कैप के बीच में भी यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्लियर? मीन्स n कैप एंड b वेक्टर भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब अगर मैं लिखूँ a प्लस b वेक्टर, एक्चुअली a प्लस बी वेक्टर भी उसी प्लेन में आएगा जिस प्लेन में वेक्टर a एंड b लाई करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया वेक्टर r। वेक्टर r इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर a एंड b, यानी कि वेक्टर r मे बी रिटन एज वेक्टर a प्लस b। वेक्टर a प्लस b xy प्लेन में ही होगा, xy प्लेन में a b वेक्टर लाई कर रहे हैं, और जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b वेक्टर या n कैप कह लो, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो डायग्राम से बड़ा क्लियर है कि दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, एंगल बिटवीन वेक्टर a प्लस b एंड वेक्टर n कैप या वेक्टर a क्रॉस b। क्लियर? इस बात को यहाँ पर मैंने पहले से ही मेंशन कर रखा है, n कैप इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a प्लस b। सिमिलरली मैं a माइनस b के लिए भी लिख सकता हूँ। अगर a माइनस b के लिए देखूँ तो मुझे माइनस b करना पड़ेगा, माइनस b वेक्टर नीचे की तरफ आ जाएगा और वेक्टर a एंड माइनस b वेक्टर का रिजल्टेंट हम इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसे r डैश लिखूं तो आपको इतना तो अब वेक्टर्स आ ही चुका है कि आप मेरे समझाए बिना समझ लोगे कि r डैश वेक्टर रिप्रेजेंट वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो ये है हमारे पास n कैप या a क्रॉस b वेक्टर और ये है r डैश। तो इन दोनों में आपस में एंगल कितना हो गया बच्चों? इन दोनों में एंगल हो गया 90 डिग्री। मीन्स मोटा सा रूल तो यही है, ये तो उसकी फर्दर डिस्कशन है। आपको याद क्या रखना है कि जो a क्रॉस b वेक्टर आएगा या उसका यूनिट वेक्टर आएगा वो a वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, वो b वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, वो प्लेन कंटेनिंग बोथ एंड b a एंड b उनके भी परपेंडिकुलर होगा। तो नेचुरली यह a प्लस b के परपेंडिकुलर भी हो जाएगा एंड a माइनस b के परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। आप इस कंसेप्ट को ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 3D में डायग्राम में देखना चाहते हो, मान लीजिए मेरे पास ये एक प्लेन है, इस प्लेन में दो वेक्टर्स लाई करते हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b।
ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए तो है इस तरफ अलोंग सपोज एक्स एक्सिस, बट जो वेक्टर बी है उसको मैंने अंदर की तरफ, बोर्ड के अंदर की तरफ बना दिया है, ठीक है। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी, तो मतलब आई एम मोर इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन, तो मैं अपने हाथ को, राइट हैंड पाम को पहले स्ट्रेच करूंगा, थंब और पाम के बीच में एंगल बनेगा 90 डिग्री। आप लोग भी ऐसा करिए, जब तक नहीं करोगे नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अब अपने हाथ को या अपने हाथ की फिंगर्स को ए से बी की तरफ बेंड करना है, ठीक है। बी अंदर को है, अब आपको मुट्ठी को ऐसे बंद करना पड़ेगा, तो थंब किस तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी कि इस बार जो हमारे पास एन कैप है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी इन अपवर्ड डायरेक्शन। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मेरे पास सपोज पिछली एग्जांपल हमने ली थी, इधर लिखा था वेक्टर ए, इधर लिखा था वेक्टर बी, हमने तब फाइंड आउट किया था ए क्रॉस बी। अब हम लोग ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की बी क्रॉस ए। हम अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्व करेंगे बी से, जो वेक्टर पहले लिखा है लेफ्ट साइड में लिखा है, बी से ए की तरफ कर्व करेंगे। राइट हैंड को स्ट्रेच कर लीजिए सच दैट थंब इज परपेंडिकुलर टू पाम। अब अपने फिंगर्स को बी से ए की तरफ मोड़िए, फिंगर्स को बी से ए की तरफ मोड़िए। थंब किस तरफ चला गया है, इनवर्ड डायरेक्शन में चला गया है। पिछली बार किस तरफ आया था, आउटवर्ड आया था। मीन्स चाहे ए क्रॉस बी लिखा है चाहे बी क्रॉस ए लिखा है, दोनों ही केसेस में जो एन कैप आएगा, जहाँ ये जो बी क्रॉस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर आएगा, डायरेक्शन आएगी, वो इस प्लेन, अ प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी के परपेंडिकुलर ही होगी, ठीक है। इसके साथ हम एक और पॉइंट भी कंक्लूड कर सकते हैं। हमने अभी अभी देखा ए क्रॉस बी किस तरफ आ रहा है, ए क्रॉस बी हमने क्या लिखा था, ए क्रॉस बी लिखा था हमने ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इस एग्जाम्पल में एन कैप किस तरफ था, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अभी हमने डिस्कस किया बी क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगी, ए बी साइन थीटा, सिर्फ पंगा किसका पड़ेगा, डायरेक्शन का। इस बार इसमें मैं वेक्टर का नाम चेंज कर लेता हूं ताकि इन दोनों को मैं अलग अलग कर पाऊं। एम कैप किस तरफ आया था, हमने जस्ट डिस्कस किया, दिस इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं इन दो वेक्टर्स को देखूं, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए वेक्टर को देखूं, तो मैं ये समझ पाऊंगा कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। क्या मुझे सिमिलैरिटी बता सकते हो, क्या आप ये देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड कौन सी है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। अगर किसी के मन में कुछ दुष्विचार चल रहे हैं तो वो इसको बी ए लिख लेगा। भाई बी ए और ए बी में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, 1 × 2 इज इक्वल 2 × 1। जो नॉर्मल अलजेब्रा है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मैग्नीट्यूड तो दोनों की बराबर है, बट पंगा किसका है, डायरेक्शन का है। एन कैप है आउटवर्ड, एम कैप है इनवर्ड। मैं लिख सकता हूं एन कैप इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम कैप। मीन्स हमारे पास दो वेक्टर्स आए, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो मैं लिख सकता हूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, या मैं ये भी कह सकता हूं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इन दोनों के इक्वल ना होने का मतलब क्या है कि वेक्टर प्रोडक्ट डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, डू नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो यहां पर हमने कंक्लूड किया कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट,
वंस अगेन डायरेक्शन को ही दोबारा से डिस्कस करेंगे। आपको याद है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है। आई एम टीचिंग क्रॉस प्रोडक्ट, बट एक बार वापस जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट में। जस्ट रिकॉल कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है जीरो, या वाइस वर्सा भी कह सकते हो कि अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो इसका मतलब ए एंड बी के परपेंडिकुलर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जब तक कि ए या बी खुद ही जीरो वेक्टर नहीं हो जाते। सिर्फ उस कंडीशन को छोड़ दीजिए, अदरवाइज डेफिनेटली जो ए एंड बी वेक्टर हैं आपस में परपेंडिकुलर होंगे। हमने अभी अभी क्या कंक्लूड किया? हमने कंक्लूड किया ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। हमने अभी अभी कंक्लूड किया बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी किस में होता है? अ प्लेन परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। हमने अभी अभी कंक्लूड किया ए प्लस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी। We just discussed vector A minus vector B is perpendicular to A cross B. अगर मैं इन प्रॉपर्टीज को यूज करता हूं तो साथ में इसको मिक्स कर देता हूं। दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ए वेक्टर हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया ए क्रॉस बी। क्लियर? इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। यानी कि इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। मीन्स I can say that A cross B dot A, आप A dot A cross B भी लिख सकते हो, doesn't matter, is equal to 0। आप लिख सकते हो A cross B dot B is equal to 0। आप लिख सकते हो A cross B dot A plus B is equal to 0। ठीक है? इनफैक्ट आप लास्ट जब भी लिख सकते हो ए क्रॉस बी इज इक्वल डॉट ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। क्लियर? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है? आपको अगर डायरेक्ट याद हो तो बढ़िया है, अगर याद नहीं है तो आप कंसेप्चुअली इसको मौके पे भी कर सकते हो। आपको इसके कुछ ना कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमारे बुकलेट में मिल जाएंगे। आई क्रॉस आई कितना होगा? जे क्रॉस जे कितना होगा? के क्रॉस के कितना होगा? वी विल फाइंड आउट दीज थ्री वैल्यूज। आई क्रॉस आई यानी कि एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, यही हो गया इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर है 1 इंटू 1 इंटू साइन कितना आएगा बेटा? यहाँ पर साइन 0 आएगा। ठीक है ना? क्योंकि वेक्टर का खुद के साथ ही एंगल देखना है, तो दिस इज गोइंग टू बी 0। ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था। ओके, साइन 0 कितना होता है? 0। इसका मतलब आई क्रॉस आई इज गोइंग टू बी अ 0 वेक्टर। ठीक है? आप सिंपल 0 भी लिख दो तो मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर भी कर दिया जाता है। आपने 0 लिखा या 0 वेक्टर। आइडियली इट शुड बी 0 वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर ही आना चाहिए। सिमिलरली जे क्रॉस जे कितना हो जाएगा? 0। के क्रॉस के भी हो जाएगा 0 कह लो या 0 वेक्टर कह लो। अगर मैं इस एग्जाम्पल को यूटिलाइज करूं तो मैं ये कह सकता हूं किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 ही होगा। किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 या 0 वेक्टर ही होगा। क्लियर? इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है। आप ये भी कह सकते हो कि अगर दो वेक्टर्स A एंड B आपको गिवन है, इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, देन इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, देन एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स A एंड B इज जहाँ तो 0 है, इज इधर 0 और 180 डिग्री, 0 और 180 डिग्री। देखो बेटा,
अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है और वेक्टर्स खुद 0 वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब तो यही होगा। दो वेक्टर्स लेफ्ट साइड को मैंने सॉल्व किया, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब डायरेक्शन तो 0 होने का कोई तुक बनता नहीं है, तो मेरे पास क्या ना ए 0 है ना बी 0 है। हम मान के चलते हैं कि जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जा रहा है वो 0 वेक्टर नहीं है, तो नीदर A is 0 nor B is 0, then only option left is sin theta is equal to 0। sin theta की वैल्यू 0 दो सिचुएशन में होती है, जहाँ एंगल 0 डिग्री पे होना चाहिए, जहाँ एंगल 180 पे। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 से 180 के बीच में ही लाई करता है ना। तो इसलिए दो ऑप्शंस हो सकती हैं, एंगल जहाँ 0 डिग्री या 180 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब हो गया कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, यानी कि अगर A एंड B वेक्टर पैरेलल हैं तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 होने वाला है। अगर A एंड B एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, एंटी पैरेलल है, तब भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होने वाला है। ठीक है, दिस इज कंक्लूजन दैट यू शुड रिमेंबर। ये पॉइंट, ये दोनों आप ध्यान में रखोगे। एमसीक्यूज करने के लिए एक शॉर्टकट भी होता है। अगर सीधा सिंपल फ्लैट वेक्टर्स का क्वेश्चन आता है तो आपको चेक करना है कि क्या वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 या 180 है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इन दैट केस आप वेक्टर्स को ध्यान से देखो, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। लेट अस टेक वन एग्जांपल। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। मेरे पास एक वेक्टर b विच इज 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। तो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b। हमें देखना है कि क्या ये दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं। मैं क्या करता हूँ, वेक्टर b और a को थोड़ा कंपेयर करता हूँ, i का कोफिशिएंट i के साथ, j का j के साथ। तो आई कैन जस्ट इजीली अंडरस्टैंड दैट अगर वेक्टर b में से मैं एक 2 के फैक्टर को कॉमन रख लूं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, वेक्टर a। यानी कि वेक्टर b इज 2 टाइम्स वेक्टर a। मीन्स अगर ये वेक्टर a इधर को है तो वेक्टर b उससे डबल है। डायरेक्शन विल रिमेन सेम बट मैग्नीट्यूड विल बिकम डबल। तो नेचुरली क्लियर है कि वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, या मैं ये भी कह सकता हूं वेक्टर a एंड b का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर c दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है -4i कैप -8j कैप -12k कैप। ये वेक्टर c दिया हुआ है। मुझे पूछा गया है चेक करो क्या a एंड c पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं। ध्यान से देखो, अगर मैं c वेक्टर में से -4 कॉमन रख लूं तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यू कैन सी दैट वेक्टर c इज इक्वल टू -4 टाइम्स वेक्टर a। क्या ये क्लियर है? c टाइम्स c इज इक्वल टू -4 टाइम्स a। यानी कि अगर ये वेक्टर a है तो वेक्टर c उससे 4 गुना बड़ा है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। इन दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है, a and c are anti-parallel. We can say that a and c are anti-parallel। मतलब अगर माइनस साइन यहाँ पर बाहर आ जाता है, माइनस साइन का फैक्टर आता है, तो वो रिप्रेजेंट करता है एंटी पैरेलल को। यानी कि a एंड c के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी कि मैं फिर से कह सकता हूँ a एंड c का जो क्रॉस प्रोडक्ट है दैट इज गोइंग टू बी 0 वेक्टर। क्लियर? तो आप इनका क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करके देखोगे तब भी 0 आएगा, बट अगर टाइम बचाना है तब भी आप सीधा कोफिशिएंट अगर कॉमन आता है तब भी आप कंक्लूड कर सकते हो कि इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा या नहीं होगा।
क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। अगर मुझे ढूंढना है I क्रॉस J, I क्रॉस J, I कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, J कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो समझाने के लिए मैं क्या करूंगा, आई विल ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट फ्रेम O X Y Z। क्लियर? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट I कैप क्रॉस J कैप। फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 इंटू 1 इंटू साइन एंगल हो जाएगा 90 डिग्री इंटू एन कैप। क्लियर है? एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री ही होता है। मीन्स वी कैन राइट आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू एन कैप। अब हमारा कंसर्न है एन कैप का। एन कैप यानी कि जो रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर आया ए क्रॉस बी का, जो प्रोडक्ट आया, रिजल्ट आया एन कैप, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। फिर से हम अपने राइट हैंड पाल्म को स्ट्रेच करेंगे, पाल्म और थंब के बीच में एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे शू वाले वेक्टर से, लेफ्ट साइड वाले वेक्टर से राइट साइड वाले वेक्टर की तरफ। लेफ्ट साइड वाला वेक्टर कौन सा है? आई कैप। आई कैप होगा एक्स एक्सिस के अलोंग और जे कैप होगा वाई एक्सिस के अलोंग। हम अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे आई कैप से जे कैप। थंब किस तरफ आ गया? आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड डायरेक्शन कौन सी थी? जी एक्सिस। और जी एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? के कैप। एन कैप भी क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग द सेम डायरेक्शन। यानी कि अब मैं एन कैप को रिप्लेस करके लिख सकता हूं के कैप। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। क्लियर? बाकी के रिजल्ट्स आप लोग खुद ट्राई करोगे। ये सिमेट्री में चलते हैं। J क्रॉस K इज इक्वल टू I एंड K क्रॉस I इज इक्वल टू J। हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं? हम लोग एक क्लॉकवाइज सर्कल बना लेते हैं। हम लिखते हैं I J K। ठीक है? हम लिखते हैं I क्रॉस J इज K, J क्रॉस K इज I, ठीक है, एंड K क्रॉस I इज इक्वल टू J। अगर हम इसी क्लॉकवाइज सर्कल में चलते रहेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। अगर हम इससे उल्टा चलते हैं, यानी कि अगर मैं J क्रॉस I लिखता हूं तो नेचुरली हमने पढ़ा है कि वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। ध्यान है ना? तो यहां पर अगर उल्टा चलते तो माइनस साइन आ जाएगा। मतलब अगर आप अपनी फिंगर्स को J कैप से वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ बंद करोगे फिंगर्स को तो थंब जाएगा इनवर्ड में, यानी कि माइनस ऑफ जी एक्सिस में, यानी कि माइनस के कैप आपका आंसर आएगा। तो यहां पर भी हमें एग्जैक्टली यही करना है। हमें क्या करना है? अगर हम J क्रॉस I लिखते हैं, ध्यान से देखो, J क्रॉस I लिखते हैं, उल्टा चलते हैं तो ये कितना आएगा? माइनस के कैप। अगर हम K क्रॉस J उल्टा K क्रॉस J लिखते हैं तो कितना आएगा? माइनस आई कैप। अगर हम J क्रॉस I लिख लिया, I क्रॉस K लिख लें, I क्रॉस K लिखोगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस J कैप। ओके, यू शुड रिमेंबर दिस सर्कल। सर्कल में क्या ध्यान रखना है कि आपको क्लॉकवाइज लिखना है I J K, बस, नथिंग एल्स। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, अगर दो वेक्टर्स, इसी को कंक्लूड करूंगा, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, यहां पर भी हमने I J K कैप की बात की है, ये आपस में परपेंडिकुलर ही थे। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट की कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। मान लीजिए मुझे गिवन है वेक्टर A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मुझे लिखना हो A क्रॉस B तो ये वैल्यू कितनी आएगी? A B साइन कितना एंगल हो जाएगा? 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है? 1 इंटू एन कैप। यहाँ पर हमें फाइनल रिजल्ट में लिखना आसान हो जाएगा, ए बी एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें
क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए दो वेक्टर्स के बीच एंगल ढूंढना है। ऑल्दो मैं इसको रिकमेंड नहीं करता, मैं प्रेफर करता हूँ डॉट प्रोडक्ट लेके सॉल्व करो, ठीक है। अदरवाइज फर्क कोई नहीं है, ठीक है, रिजल्ट दोनों से सेम आएगा और बस सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर आपसे कहा गया है कि फाइंड आउट करो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर यहाँ पे मैं मॉड डाल दूँ तो ये क्या बन जाएगी, मैग्नीट्यूड। तो इधर मुझे एन कैप लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू लिख सकता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये कैलकुलेशन सारी कैसे करनी है हम लोग आज ही न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा जाता है, क्वेश्चन आएगा फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। हमें एक वेक्टर ढूंढना है या एक यूनिट वेक्टर ढूंढना है जो ए एंड बी दो वेक्टर्स के या दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। हमने फॉर्मूला ए क्रॉस बी में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या था, अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी या विच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ, एन कैप को एक तरफ रख लूँ, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ए क्रॉस बी अपॉन ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या है, ए बी साइन थीटा क्या है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी भी लिखा जा सकता है, दिस इज यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी। लिखिए वेक्टर प्रोडक्ट in terms of rectangular components. Suppose मेरे पास दो वेक्टर्स हैं a and b जिनकी वैल्यू in terms of rectangular components given है, ax I cap plus ay j cap plus az k cap and second vector है b which is given as bx I cap plus by j cap plus bz k cap। मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों में ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर, हमें ये सॉल्व करना है। तो मैं पहले ए एक्स को बी एक्स बी वाई बी जी वाली टर्म्स के साथ वन बाय वन करके क्रॉस प्रोडक्ट के साथ सॉल्व करूंगा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखो ए एक्स बी एक्स, ये दोनों टर्म्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। ए एक्स बी एक्स को मैं अलग से लिख सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, दोनों मैग्नीट्यूड्स हैं। यहाँ पे आएगा आई कैप क्रॉस आई कैप, ये स्टेप ध्यान से देखना है। ये आई कैप पहले लिखी गई है, ऑर्डर को चेंज नहीं करना। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। प्लस अब ए एक्स वाली टर्म को बी एक्स वाली टर्म के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे। ए एक्स बी वाई को अलग से लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड है, और यहाँ पे आएगा आई कैप क्रॉस जे कैप। मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर होगा। आप लोग बेशक वीडियो को म्यूट करके वीडियो को चलने दीजिए और खुद से सारे के सारे सॉल्व करके सारी की सारी टर्म्स लिख के फिर मेरे साथ मैच कर लेना, ठीक है। ये हमने ए एक्स वाई टर्म को सॉल्व कर लिया है। अब हम ए वाई वाली टर्म के साथ इन तीनों को क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे।
ध्यान रखना है यहाँ पे क्या आएगा, ए वाई बी एक्स, ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट किसका आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का आता है। यहाँ पे जे कैप भी एक वेक्टर है और आई कैप भी एक वेक्टर है, तो हमारे पास आएगा जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस, फिर आएगा ए वाई बी वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस, फिर आएगा ए वाई बी जी जे कैप क्रॉस के कैप प्लस, एंड देन वी हैव ए जी बी एक्स, कितना आएगा, के कैप क्रॉस आई कैप प्लस ए जी बी वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस ए जी बी जी के कैप क्रॉस के कैप। चेक कर लीजिए बच्चों, ये मैच होना चाहिए। अगर मेरी कहीं कोई गलती है तो बता देना, बता तो सकते नहीं हो, बस खुद ठीक कर लेना। अच्छा, आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप 0। किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा 0 डिग्री और साइन 0 होता है 0। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स तो हो गई भगवान को प्यारी, इन तीनों की वैल्यू तो भाई साहब हो गई 0। अब बची ये वैल्यूज, इनको सॉल्व करने के लिए आपको ये अपना जुगाड़ यूज करना पड़ेगा, आई जे के। ठीक है, हम लोग थोड़ा धीरे सॉल्व करेंगे ताकि पूरी तरह से क्लियर हो। ए एक्स बी वाई, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे उसी साइकिल में चल रही हैं, तो क्या आएगा, के कैप आएगा प्लस ए एक्स बी जी, ये आ गया आई क्रॉस के, आई क्रॉस के उल्टा चले हैं तो क्या आएगा, माइनस जे, यहां पे आएगा माइनस जे प्लस ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स ब्रैकेट में जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा चले हैं तो भाई साहब आएगा माइनस के कैप प्लस फोर्थ टर्म ए वाई बी जी, ए वाई बी जी जे क्रॉस के सीधा चले हैं, जे क्रॉस के तो क्या आएगा, आई कैप प्लस आई कैप आएगा। Then we come to fifth term AZBX, K क्रॉस I, K क्रॉस I सीधा चले हैं, क्लॉकवाइज चले हैं तो क्या आएगा, J कैप प्लस, इसके बाद क्या आएगा AZBY, K क्रॉस J, K क्रॉस J उल्टा चले हैं तो क्या आएगा, माइनस I कैप। अब हम I कैप वाई टर्म्स को एक साथ रख सकते हैं, जे कैप वाई टर्म्स को एक साथ और के कैप वाई टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं ताकि हम अपने फाइनल रिजल्ट को लिख सकें। ये रिजल्ट डेफिनेटली डॉट प्रोडक्ट से तो कॉम्प्लेक्स आने वाला है। चलिए, आई कैप वाई टर्म्स कहाँ पड़ी हैं, ये रही दो टर्म्स ए वाई बी जी, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई। चेक कर लो बेटा, यही है जे कैप, ये आ गया ए जी बी एक्स माइनस ए एक्स बी जी। चेक कर लो बेटा, लास्ट में बची के कैप वाली टर्म, ये रही ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया ए क्रॉस बी का इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस रिजल्ट को देख के ही डर लग रहा है भाई, इतना लंबा चौड़ा रिजल्ट कौन याद करेगा। हमारे पास इसको करने के दो तरीके हैं, एक है डिटर्मिनेंट मेथड और दूसरा है मेरा बनाया हुआ जुगाड़। ठीक है, तो हम लोग उन दोनों मेथड्स को देखेंगे। अगर जुगाड़ आपके मन में बैठ गया तो आपको कभी भी कुछ लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत ही जल्दी आप लोग सीधा सॉल्व कर पाओगे। बट जो फॉर्मल वे होता है वो होता है डिटर्मिनेंट मेथड। तो लिखो डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड में हम लोग दो वेक्टर्स ले रहे हैं ए एंड बी एंड वी आर फाइंडिंग ए क्रॉस बी।
ए वेक्टर हमने लिखा था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जी के कैप, एंड वेक्टर बी हमने लिखा था बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जी के कैप। यही था, हमें इनका क्या लेना है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वी आर यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड में फर्स्ट रो लिखो आई कैप जे कैप के कैप, ये पक्का से यही रो आएगी। सेकंड रो जो वेक्टर पहले लिखा है, कौन सा, ए वेक्टर, लेफ्ट साइड में जो लिखा है उसके कॉफिशिएंट्स, आई कैप जे कैप के कैप के कॉफिशिएंट्स, आई कैप के नीचे आई कैप का कॉफिशिएंट, जे कैप के नीचे जे कैप का कॉफिशिएंट, के कैप के नीचे सिमिलरली के कैप का कॉफिशिएंट, यानी कि क्या आएगा, ए एक्स ए वाई ए सी। सिमिलरली बी वेक्टर के लिए क्या लिख सकते हो, बी एक्स बी वाई एंड बी सी। ये हमारे पास तीनों आ जाएंगे। स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखो, आई कैप लिख लो पहले। आई कैप कैसे लिखा गया है, इसको ऐसे समझना है कि मैंने इन दो वेक्टर्स को, एक रो को और एक कॉलम को काट दिया, एक रो एंड एक कॉलम को काट दिया। इनका कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ गया, आई कैप आ गया, कॉमन इंटरसेक्शन इज आई कैप। फिर ये चार नंबर्स बचे, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, ए वाई बी जी माइनस साइन अपनी तरफ से एक तोहफा है, ए जी बी वाई, ये हो जाएगा। फिर प्लस या माइनस जे कैप दोनों तरीकों से किया जाता है, यहाँ पर मैं आपको माइनस जे कैप से बताऊंगा, ठीक है, ये याद रखना थोड़ा आसान होता है। देखो कैसे किया हमने, ए वाई बी जी, ए वाई बी जी, लेफ्ट ऊपर वाली रोज में लेफ्ट से राइट की तरफ, ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, पहले प्लस आई कैप आया, फिर माइनस जे कैप आएगा, फिर प्लस के कैप आएगा, ठीक है। तो ये सिमेट्री बनेगी प्लस माइनस प्लस। जब हमने जे कैप की बात करनी है तो हमने क्या करना है, एक रो, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को काट देना है। इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन आ गया जे कैप हमने लिख रखा है। फिर से लेफ्ट इधर से ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी वाई, ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी वाई बी एक्स, सॉरी, क्लियर। घबराइएगा मत, पहली बार में पूरी तरह से समझ नहीं आएगा, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे गलतियां होंगी तभी क्लैरिटी आएगी, डोंट वरी। लास्ट आ जाओ के कैप। के कैप में आप लोग पहले खुद सोचो, लिख लो, फिर मेरे साथ चेक करना। के कैप में आप लोग क्या करने वाले हो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को काट दोगे, कॉमन आ जाएगा के कैप। के कैप हमने वैसे का वैसा लिख रखा है। अगला स्टेप देखो, लेफ्ट ए एक्स बी वाई क्रॉस करना है, ए एक्स बी वाई माइनस तोहफा अपनी तरफ से है, फिर ए वाई बी एक्स, फिर ए वाई बी एक्स। आप लोग इस रिजल्ट को पिछले रिजल्ट के साथ मैच कर सकते हो, सिर्फ ये चेक कर लेना कि वहां पर, यहाँ पे हमने प्लस लिखा था, बेसिकली ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ होगा, क्लियर। तो एक बार आपको आइडिया मिल गया है, डोंट वरी, वी विल प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस मेथड आल्सो। ओके, अब मेरा जुगाड़ क्या है, मेरे जुगाड़ में मुझे ये डिटर्मिनेंट वगैरह बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं सिर्फ अपनी कॉपी में एक साइड में लिख लेता हूँ 2312, बस सिर्फ ये साइड में लिख लेता हूँ और मैं ढूंढता हूँ ए क्रॉस बी, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। मैं एक्चुअली ऐसे ही लिखूंगा, देखो कोई माइनस साइन का लफड़ा नहीं है, आई जे के प्लस में आएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया, ए वाई बी सी। फिर उसका उल्टा कर दो, पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 3 को 2 से, इसका 3 और इसका 2 कितना हो गया, माइनस, बोलो बेटा, ए जी बी वाई,
क्लियर? इतना भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, इन दोनों को आपस में उल्टा कर दिया करो, z और y को आपस में इंटरचेंज कर दिया करो। 23 का रूल लग गया। अब 3 और 1, पहले का थर्ड और दूसरे का 1, यानी कि कितना हो गया az bx। आगे देखने की जरूरत नहीं है, ये लिख दो ax bc, बस इनको आपस में उल्टा कर दो। अगला कौन सा है 1 2, पहले का 1 दूसरे का 2, कितना हो गया ax by माइनस ay bx, ये हो गया। हमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, लाइंस को, रोज को, कॉलम्स को काटने की जरूरत ही नहीं है, ये ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है प्लस माइनस प्लस आएगा, बस सभी प्लस आएंगे i j k कैप। 2312 2 को 3 से फिर आपस में उल्टा कर दो, 3 को 1 से आपस में उल्टा कर दो, फिर 1 को 2 से और आपस में उल्टा कर दो, जय माता दी। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमें बताता क्या है, ज्योमेट्रिकली इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर दो वेक्टर्स कंसिडर करते हैं। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स a and b which can be represented by two adjacent sides of a parallelogram. Let us suppose that angle between these two vectors is theta. ओके हमने दो वेक्टर्स एज्यूम किए हैं a एंड b, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है थीटा। इन दोनों वेक्टर्स को यूज़ करके हम एक पैरेललोग्राम यहाँ पर बना सकते हैं। जो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b है, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, दिस गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. This gives area of parallelogram. This is geometrical meaning of cross product. अब पढ़ के देखिए हमने क्या लिखा है। Geometrically cross product is magnitude of two vectors. Geometrically cross product in magnitude for two vectors gives the area of a parallelogram formed by the two vectors along the adjacent sides of that parallelogram. किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स ली हमने a एंड b, उनको यूज करके क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। उस क्रॉस प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड है दैट गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हम लोग इसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, D पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ ऑन लाइन AB। सपोज ये पॉइंट है हमारे पास N। So let us refer triangle ADN। इस ट्रायंगल में देखो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है DN, और सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास AD। DN हम लोग कैलकुलेट करेंगे और AD की वैल्यू आप लोग डायग्राम से लिख सकते हो। AD की वैल्यू, AD इज अ लेंथ, तो ये सिर्फ B वेक्टर की मैग्नीट्यूड आएगी। आई विल जस्ट राइट डाउन मैग्नीट्यूड। तो ये अपने पास DN की वैल्यू आ गई B साइन थीटा से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको शायद याद होगा किसी पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग कैसे लिखते हैं, ABCD पैरेललोग्राम का एरिया हम लिख सकते हैं बेस, बेस क्या हो गया अपने पास AB, एंड ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस बार कितना हो जाएगा दो पैरेलल लाइंस के बीच में, दैट इज DN। AB हमारे पास क्या है, AB इज ए लेंथ, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, एंड DN हमारे पास क्या है B साइन थीटा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये बन जाएगा AB साइन थीटा, और AB साइन थीटा क्या रिप्रेजेंट करती है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B, यानी कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। क्या ये क्लियर है? जिन बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं था उनके लिए मैं एक देसी जुगाड़ बताता हूँ। आप लोग काम कर सकते हो, आप इतने हिस्से को काट लो, इतने हिस्से को यहाँ से हटा दो, इस हिस्से को उठा के यहाँ पर चिपका दो, ठीक है। ये शेडेड पार्ट को इधर मूव कर दो।
जब आप ऐसा करोगे तो यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगी। इस रेक्टेंगल में लेंथ हो गई है हमारे पास n इंटू एन डैश, बेसिकली ये लेंथ होगी ए बी के इक्वल, और ये हो जाएगा ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी DN। तो बात वही बनेगी, DN इंटू ए बी लिख लो या DN इंटू एन डैश लिख लो। तो दिस इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हमें बेसिकली यही प्रूव करना था कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सी पैरेललोग्राम? एक ऐसी पैरेललोग्राम विच इज मेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ए एंड बी। बट बेटा मैंने आगे भी जब वेक्टर्स पढ़ाने शुरू किए हैं तब मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स में बहुत जगह एरिया को एज ए वेक्टर क्वांटिटी कंसिडर किया जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल एस एज वेल एज सिंबल ए। तो ए वेक्टर या एस वेक्टर ये एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो हमने अभी कैलकुलेशन की है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिखना है, तो उसमें हमने क्या लिखा था? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हो तो इसमें वो डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाती है। इन जनरल जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। दिस इज एरिया, और इस एरिया का एरिया वेक्टर हो गया ये वाला जो मैं एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। एरिया एंड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अगर मैं इसको 3D में रिप्रेजेंट करूँ कि मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, उसके ये ऊपर वाले सरफेस का मुझे एरिया वेक्टर लिखना है, तो ये इस सेंस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एरिया वेक्टर को आप लोग कैसे याद रख सकते हो? परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। perpendicular to surface and it acts in outward direction। outward direction का मतलब सरफेस एरिया से बाहर की तरफ। जैसे ये एस वेक्टर भी बाहर को है, ये अंदर को भी हो सकता था, ठीक है, परपेंडिकुलर तो तब भी रहेगा, ये नीचे को भी हो सकता था, बट वो हमें कंसीडर नहीं करना है, हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में ही कंसीडर करना है। दिस इज एज पर स्टैंडर्ड कन्वेंशन इन फिजिक्स, इसमें कोई झगड़ा नहीं करना। अब इसको हम फर्दर कुछ रिजल्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करते हुए फर्दर कुछ और रिजल्ट्स डिस्कस कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी। आपने अभी अभी ये समझ लिया कि इन दो वेक्टर्स को यूज़ करके हमारे पास अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखा जाए तो हमारे पास क्या बनता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बट अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो, यू कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to area of triangle BCD और दिस दोनों की वैल्यू इक्वल है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास कैसे आता है? A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड। तो A क्रॉस B की अगर मैग्नीट्यूड लिखें और उसका हाफ कर दें तो ये हमारे पास बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर? आप इस रिजल्ट को मेमोराइज कैसे करोगे? अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A एंड B जिनको यूज करके हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी गिवन बाय हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। सपोज ट्रायंगल कौन सी है? ABC। दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम है तो हाफ नहीं आएगा, अगर ट्रायंगल है तो हाफ आएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट क्या है कि अगर हमें एक पैरेललोग्राम तो गिवन है बट उसकी साइड्स देने की जगह उसके डायगोनल्स हमें गिवन है, ठीक है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। हमें इसके दो डायगोनल्स गिवन है, डायगोनल C एंड डायगोनल D, और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। C एंड D आर गिवन। हमें एडजेसेंट साइड्स यानी कि साइड A एंड साइड B, ये दो वेक्टर्स हमें गिवन नहीं है।
तब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे हम एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम फाइंड आउट करेंगे। ऐसा करता हूँ मैं सिंबल कैपिटल में लिख लेता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये मेरे पास चारों वर्टिसेस हो गए इस पैरेललोग्राम के। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए अब हम रेफर करते हैं ट्रायंगल ए बी डी। प्लीज रेफर ट्रायंगल ए बी डी। इन दोनों का साइक्लिक ऑर्डर सेम है, मीन्स आई कैन राइट डाउन ए प्लस डी इज इक्वल टू वेक्टर बी। यानी कि मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू वेक्टर डी। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? ये ट्रायंगल ली और इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दिया। जिन दो वेक्टर्स का साइक्लिक ऑर्डर था सेम, उनको ऐड कर दिया और तीसरा उसके इक्वल आ गया जिसका साइक्लिक ऑर्डर अपोजिट था। अब हम ट्रायंगल रेफर करते हैं ए बी सी। प्लीज रेफर ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ए बी एंड बी सी का साइक्लिक ऑर्डर है सेम। ए बी प्लस बी सी का साइक्लिक ऑर्डर सेम है और ए सी का साइक्लिक ऑर्डर है अपोजिट। ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेक्टर ए को। बी सी किसको? बी सी और ए डी बिल्कुल पैरेलल है, सेम है, सेम लेंथ है, सेम डायरेक्शन है, तो ये ए बी को रिप्रेजेंट करेगा। ए सी किसको रिप्रेजेंट करेगा? सी को मैं यहाँ पर स्पेशली हाईलाइट कर देता हूँ, ये स्मॉल सी है ताकि सिंबल्स में आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्या ये सही हो गया? तो ये कितना हो गया? a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एक बार इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे और एक बार इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब ऐड करेंगे तो a की वैल्यू बन जाएगी c प्लस डी बाई 2। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b की वैल्यू बन जाएगी, जस्ट ए मिनट, c माइनस डी बाई 2। ये बन जाएगा। हमारे पास a एंड b की वैल्यूज आ गई, c प्लस डी बाई 2 एंड c माइनस डी बाई 2। आप लोग ये थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर खुद कर लेना। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जैसा कि हमने अभी अभी थ्योरी में पढ़ा है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये हमें पता है, b की वैल्यू हमें पता है, तो हम लोग पहले a क्रॉस b कैलकुलेट करते हैं। ओह, दिस शुड बी इक्वेशन नंबर 3। a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? c प्लस डी बाई 2 एंड क्रॉस ये आ जाएगा c माइनस डी बाई 2। अब हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट में ये समझ लिया है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैन बी अप्लाइड या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। c क्रॉस c माइनस c क्रॉस d प्लस d क्रॉस c माइनस d क्रॉस d। किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0। किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है 0, क्योंकि एंगल हो जाता है 0 और साइन 0 आएगा, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। तो हमारे पास क्या बच गया? 1/4 इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव टर्म मैं आगे लिख सकता हूँ, d प्लस सी माइनस सी, सॉरी d क्रॉस c माइनस c क्रॉस d। अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूँ, आपको याद है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, तो अगर मैं c क्रॉस d को d क्रॉस c लिखना चाहता हूँ तो मुझे एक माइनस साइन भी साथ में लिखना पड़ेगा। वाई? आई एम यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस a। मैं इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा हूँ, तो ये प्लस हो जाएंगे आपस में, ये 1/4 टाइम्स 2 टाइम्स d क्रॉस c हो जाएगा। ये 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो अपने पास a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आ गई है? a क्रॉस b इज इक्वल टू हाफ ऑफ d क्रॉस c। a क्रॉस b इज इक्वल टू हाफ ऑफ d क्रॉस c। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिजल्ट को मैं यहाँ फिट करूँगा, ब्लू पेन से लिखूँगा, आप अगली लाइन में लिख लेना, मेरे पास जगह नहीं है। a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आ गई है? हाफ ऑफ c क्रॉस d या d क्रॉस c। आपको c या d याद नहीं रखना है, आपको याद क्या रखना है? डायगोनल्स। ठीक है, तो हमें क्या कंक्लूड करना है, हमें क्या दिमाग में बिठाना है कि अगर तो दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है किसी पैरेललोग्राम की, तो
एरिया कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बट अगर एडजेसेंट साइड्स देने की जगह डायगोनल्स गिवन है तब हम क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डी क्रॉस सी या हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्यू एग्जांपल्स इन फिजिक्स। यहाँ पर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज ऑफ टॉर्क। टॉर्क आप लोगों ने यूनिट्स एंड डायमेंशन में भी पढ़ा था और शायद शुरू में भी जब मैंने आपको वेक्टर्स की डेफिनेशन दी थी तब भी बताया था। जो टॉर्क है इट इज़ गिवन बाय आर क्रॉस एफ। एफ यहाँ पर फोर्स है, आर यहाँ पर है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। इसकी जो डिटेल है वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम पेंडिंग रखेंगे। डिटेल्स आर पेंडिंग। जब हम टॉर्क को, जब हम रोटेशन मोशन को पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। बट एक एग्जांपल है, यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। सिमिलरली आप एंगुलर मोमेंटम एल, आपने एंगुलर मोमेंटम भी यूनिट्स एंड डायमेंशन में पढ़ा था। वहाँ पर आपने कहा था डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम एल, इसका फार्मूला होता है आर क्रॉस पी, वे पी इज मोमेंटम, जिसको आपने एम वी पढ़ा हुआ है। फिजिक्स में अब मोमेंटम दो तरह के होते हैं, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पर पी रिप्रेजेंट करेगा लीनियर मोमेंटम को। सिमिलरली वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ वी वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। आपको याद होगा जब हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े हैं तब हमने दो तरह के वेक्टर्स पढ़े थे, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कौन से थे, जो एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट करते हैं। तब हमने ओमेगा की एग्जांपल ली थी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो तो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल हो तो वो एक क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी, एक्सियल वेक्टर होता है। तो यहाँ पर ओमेगा भी एक्सियल वेक्टर है, आर हमारे पास रेडियस वेक्टर है और वी हमारे पास वेलोसिटी है। तो यहाँ पर ये तीन एग्जांपल्स मैंने लिए हैं। यहाँ पर हम फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करते हुए डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, पूरी +1 +2 में बहुत बार पढ़ेंगे। नेक्स्ट we have few numericals based upon cross product. We will start with first numerical. First numerical में कहा गया है कि प्रूव करो वेक्टर a and b जो है गिवन वेक्टर्स, दीज आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है। इसको प्रूव करने के लिए जो शॉर्टेस्ट मेथड है वो क्या है, अगर मैं b वेक्टर में से, ध्यान से देखो कितना कॉमन रखूं ताकि a वेक्टर बन जाए, देख के बताओ, -3 है ना। यहाँ पे बचेगा 2i कैप प्लस 3j कैप और -3j कैप माइनस k कैप, ये बन जाएगा। हम लिख सकते हैं वेक्टर b इज इक्वल टू -3 टाइम्स वेक्टर a, यानी अगर वेक्टर a इधर है तो वेक्टर b की मैग्नीट्यूड उससे 3 गुना होगी, बट उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो a and b आर एंटी पैरेलल बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। एक तरीका तो ये हो जाता है। दूसरा, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो ना, आप प्रूव कर सकते हो कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 है। क्रॉस प्रोडक्ट से ये तो समझ में आ जाता है कि वो यहाँ पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, क्योंकि दोनों ही केसेस में चाहे एंगल 0 डिग्री हो चाहे एंगल 180 डिग्री हो, दोनों ही केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है। हम ये तो पक्का से प्रूव कर सकते हैं कि इट इज इधर एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इधर 0 और 180 डिग्री। बट अगर हमें प्रूव करना है कि एंटी पैरेलल है, 180 डिग्री एंगल है, देन दिस इज द बेस्ट वे। खैर, हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि a क्रॉस b का रिजल्ट 0 आएगा। हम लोग पहले शुरू करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से, फिर मैं बाद में आपको जुगाड़ के साथ प्रैक्टिस करवाऊंगा। डिटर्मिनेंट मेथड में हम लिखते हैं i कैप j कैप k कैप। जो वेक्टर लेफ्ट साइड में लिखा है उसके कोफिशिएंट्स पहले 2 -3 -1, 2 -3 -1।
जो वेक्टर बी लिखा है -6, 9 एंड 3 उसके कॉफिशिएंट्स याद होगा आपको आई कैप, फिर मैंने बताया था -j कैप, फिर मैंने बताया था आपको +k कैप। मैंने आपको कहा था बीच में माइनस साइन तो आना ही आना है, ठीक है। अब जब हमें आई कैप के लिए लिखना है, आई कैप के लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को काट दो। -3 × 3, -3 × 3 कितना हो गया? -9। आगे माइनस साइन हमने अपनी तरफ से पहले डाल रखा है। -1 × 9 ये कितना हो गया? -9। -1 × 9 हो गया -9। पहले ये फिर ये हो गया। उसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। अगले स्टेप में हमने फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को काट देना है। 2 × 3 कितना हो गया? 6। -1 × -6 ये हो गया +6। डन। आगे फिर हमने फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को काट देना है। 2 × 9 कितना हो गया? 18। -3 × -6 कितना हो गया? 18। अब चेक कर लो, 0 आई कैप + 0 जे कैप + 0 के कैप बनेगा। आंसर बन जाएगा 0 वेक्टर, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ए एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल जहाँ तो 0 है या 180 है, यानी कि वेक्टर्स आर इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल। दूसरा तरीका है अपने वाला जुगाड़, जिसमें हमने कहा था साइड में क्या लिख लेना है? 2312 2 3 1 2। तो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, यही जुगाड़ था। 2 और 3 को मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, -9, माइनस तो आना ही आना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? -9, ठीक है। 2 को 3 से, फिर 3 को 2 से, 3 को 1 से, ये रहा 3 को 1 से 6 हो गया, 1 को 3 से -6 हो गया, फिर 1 को 2 से, 1 को 2 से यानी कि 18 -2 को 1 से यानी कि +18। आंसर फिर से हमारे पास 0 वेक्टर आएगा, ठीक है। दोनों ही रिजल्ट सेम आएगा। आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है आप वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेटली 0 है, और क्योंकि एक माइनस का फैक्टर आता था -3a कैप a वेक्टर आया था, तो हमने प्रूव कर दिया था कि वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose 2 adjacent sides are given। अगर हमें पैरेललोग्राम की 2 adjacent sides given है, तो आपको याद होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b gives एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। 2 वेक्टर्स हमें गिवन है, तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड और जुगाड़ मेथड दोनों से कर सकते हैं। इसमें 3 4 के कैप है ही नहीं है, तो के कैप का कोफिशिएंट 0 मान लेंगे। 3 4 0 3 7 0। तो आई कैप लिखोगे, आई कैप लिखोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दोगे। 4 × 0 7 × 0 0 -0 प्लस आई कैप माइनस जे कैप। जे कैप लिखोगे तो सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो काट दोगे, तो आपके पास ये बचेगा 3 × 0 0 × 3 यानी कि 0 -0 प्लस के कैप। के कैप लिखोगे तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम काट दोगे, ये कट जाएंगे। 3 × 7 यानी कि 21 माइनस अपनी तरफ से 4 × 3 यानी कि 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 के कैप। तो हमें चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, एक बार मैं वेक्टर लिख लेता हूँ क्योंकि आंसर मेरे पास वेक्टर में आ रहा है, के कैप साथ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखूँगा, a क्रॉस b वेक्टर की मैग्नीट्यूड मेरे पास आएगी 9। दिस विल रिप्रेजेंट एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय 2 एडजेसेंट साइड्स गिवन इन क्वेश्चन। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को करने का दूसरे मेथड में हम क्या लगाएंगे? जुगाड़। जुगाड़ के लिए हमने नंबर क्या याद किया था? 2312। हम लिखेंगे वेक्टर a = 3i कैप प्लस 4j कैप एंड वेक्टर b = 3i कैप प्लस 7j कैप। यहाँ पर k कैप का कोफिशिएंट भी 0 हो जाएगा और इधर भी k कैप का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट a क्रॉस b।
आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। याद है बेटा? साइड में लिखेंगे 2312, 2 को 3 से 0, 3 को 2 से 0, तो 4 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 0, 3 को 1 से 0 इंटू 3 माइनस 1 को 3 से 3 इंटू 0, 1 को 2 से 3 इंटू 7 माइनस 2 को 1 से यानी कि 4 इंटू 3। ऑन कैलकुलेशन ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी। 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 9। ये बन जाएगा आपके पास 9 के कैप, यानी कि A क्रॉस B वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास बन जाएगी 9। A क्रॉस B वेक्टर की मैग्नीट्यूड 9 बन जाएगी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिन अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स A एंड B। हमें एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो कि A एंड B दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हो। हमने वेक्टर A लिखा, कितना है? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। वेक्टर B हमारे पास कितना है? i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। आपको याद होगा जो n कैप है, इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स A एंड B। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले यही फॉर्मूला लिखा था कि n कैप कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। याद होगा आपको? तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट A क्रॉस B एंड इट्स मैग्नीट्यूड। चलिए A क्रॉस B फाइंड आउट करते हैं। A क्रॉस B आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो डिटर्मिनेंट मेथड से एज वेल एज जुगाड़ से। जो मेथड आपको कंफर्टेबल है वैसे कर लो। ठीक है, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग डिटर्मिनेंट मेथड खुद कर लेना, मैं जुगाड़ से ही कर देता हूँ। जुगाड़ में हमने क्या लिखा था? 2312 क्या बताया था? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यही था। 2 इंटू 3 1 इंटू 2 कितना हो गया? 2 माइनस अपनी तरफ से 3 इंटू 2 1 इंटू माइनस 1 हो गया। अब हमने 3 इंटू 1 लिखना है। 3 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 2 इंटू 2 विच इज 4 1 इंटू 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस अपनी तरफ से 1 इंटू 1 यानी कि 1। अगर मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो तो अपना आंसर सही होना चाहिए। एक बार ये चेक कर लें। जे कैप के लिए 3 इंटू 1 था 1 माइनस, ठीक है, बढ़िया है। ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप। ये अपने पास आ गया A क्रॉस B वेक्टर का रिजल्ट। अब मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे आएगी? हमें एक वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में गिवन है, उसकी मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? बहुत अच्छे से कर चुके हैं हम बहुत बार। 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट दिस वैल्यू 3√3। क्लियर? अब मेरे पास A क्रॉस B भी आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B भी आ गई। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास n कैप की वैल्यू आ जाएगी। n कैप क्या है? अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स A एंड B। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? A क्रॉस B कहाँ? ये रहा। इसमें से 3 कॉमन रख सकते हैं, i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप। क्लियर है? A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड हमारे पास कितनी है? 3√3। ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आंसर बन जाएगा 1/√3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। आप आंसर को यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अगर चाहो तो इसको रैशनलाइज करके थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है फाइंड ए यूनिट वेक्टर हुज लेंथ इज 7। ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में यहाँ पे आना चाहिए था फाइंड अ वेक्टर। ठीक है, फाइंड अ वेक्टर whose length is 7 and which is perpendicular to both vectors A and B। हमें एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है
जो ए एंड बी के तो परपेंडिकुलर हो बस, बट उसकी मैग्नीट्यूड 7 हो, बट उसकी मैग्नीट्यूड 7 हो। हम क्या करेंगे, पहले हम ढूंढेंगे यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1। ये वेक्टर ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। फिर अगर इस मैग्नीट्यूड को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले ए क्रॉस बी। ये बात समझ गए ना? फाइंड ए वेक्टर हुज लेंथ इज 7। लेंथ 7 चाहिए बट इन दोनों के परपेंडिकुलर। वो कोई भी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर कैसे ढूंढा जाता है? बाय टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट। एंड एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड कंडीशंस अचीव हो जाएंगी, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो हो जाएगा। तो वी कैन फाइंड आउट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करने के लिए मैं फिर से जुगाड़ लगा देता हूँ। आप लोग डिटर्मिनेंट मेथड पक्का से खुद से ट्राई करना, ठीक है? जुगाड़ के लिए फॉर्मूला क्या है? 2312। 2 को 3 से, -3 इंटू -1 3 हो गया, माइनस अपनी तरफ से। 3 को 2 से, 6 इंटू 1 6 हो गया। 3 इंटू 1 3 इंटू 1 6 हो गया। 1 इंटू 3 2 इंटू -1 -2 हो गया। के कैप में हमें ना 1 इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस अपनी तरफ से, -3 इंटू 1 -3 हो गया। क्लियर? यानी कि यहाँ से हमारे पास ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू बन जाएगी -3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप। उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा और उम्मीद है कि मेरी कैलकुलेशन भी सही होगी। अब आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि हमें एक वेक्टर गिवन है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इसकी मैग्नीट्यूड ढूंढने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खुद से ट्राई करोगे, आपको याद होगा ये वैल्यू कैसे लिखी जा सकती है, अंडर रूट ऑफ। याद आया कुछ? तो लिखो इसे, कैसे लिखोगे? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया रूट ऑफ 9 प्लस 64 प्लस 25। मेरे ख्याल से ये बन जाएगा रूट ऑफ 100, ये वैल्यू बन जाएगी 10। तो हमारे पास एन कैप की वैल्यू क्या आ गई? एन कैप की वैल्यू है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमने ये फाइंड आउट किया, ये है मैग्नीट्यूड -3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप डिवाइडेड बाय 10। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया, यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड है 1। हमें चाहिए एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ हो 7। तो लेंथ को 7 करने के लिए हम एक नया वेक्टर c लिख लेते हैं। अगर n कैप को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्शन मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड, तो रिजल्ट बन जाएगा, यानी कि आंसर बन जाएगा 7/10 इंटू -3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप। This is vector C and this is your required answer. Clear बच्चों? Next question. For any two vectors A and B, prove that square of the magnitude of A cross B is equal to A square B square minus A dot B whole square. आपको ध्यान देना है बेटा, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर ना डॉट है ना क्रॉस है। इनफैक्ट यहाँ पे वेक्टर भी नहीं डाले हुए। इसका मतलब ये सिर्फ ए और बी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किया गया है। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर। ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड होती है ए बी साइन थीटा, यही होगी। इसका होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट अस प्रोसीड टू राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा होल स्क्वायर।
इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन दोनों टर्म्स में से ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई? साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को कंपेयर करो तो बिल्कुल राइट साइड सेम बन जाएंगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज सेम एज लेफ्ट हैंड साइड इज सेम इन बोथ इक्वेशंस, therefore we can conclude that right hand side will also be same। right hand side क्या है? a cross b magnitude whole square is equal to a square b square minus a dot b whole square, hence proved।